वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। क्या हो अगर एक सुनसान रेगिस्तान में एक जवान लड़की की लाश मिले, पर सबसे हैरान करने वाली बात यह हो कि पूरे शहर में कोई उसकी पहचान ही नहीं करना चाहता है। और दोस्तों मैं पहले बता दूं, आज हम जिस मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अनआइडेंटिफाइड, एक स्पाइन चिलिंग अरब क्राइम थ्रिलर जिसकी कहानी फोकस करती है नवल पर, जो कि एक डिवोर्स्ड औरत है और ट्रू क्राइम पॉडकास्ट्स की बहुत बड़ी दीवानी है। पुलिस स्टेशन में ओल्ड फाइल्स को डिजिटाइज करने की अपनी बोरिंग जॉब के दौरान जब नवल को इस गुमनाम लड़की के केस के बारे में पता चलता है तो वो खुद एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स और छुपी हुई साजिशों के बीच खतरों से खेलते खेलते नवल किस तरह आगे बढ़ती है और फिर एक से एक मजेदार ट्विस्ट कैसे आते हैं दोस्तों इस कहानी में, मजा आ जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सस्पेंस मिस्ट्री है। कहानी की शुरुआत होती है रियाद शहर के रेगिस्तान में, जहां हम देखते हैं एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। लड़की ज्यादा एज की तो नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है मानो स्टूडेंट हो, लेकिन ये है कौन, क्या हुआ इसके साथ, वो हम आगे जानेंगे। अब हम मिलते हैं नवल से, और जैसा कि मैंने आपको बताया, नवल को क्राइम पॉडकास्ट सुनने का बहुत बड़ा शौक है। वो सारा दिन यही सुनती रहती है। वैसे वो इस नए शहर में अकेली रहने आई है। उसका भाई जुनैद और माँ उसको बुलाते रहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, लेकिन नवल नहीं जाती। और बात असल में यह है कि नवल का डिवोर्स हाल फिलहाल हुआ है। उसकी शादी को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन बात डिवोर्स पर आ गई थी, क्योंकि जब नवल का पहला बेबी होने वाला था ना, अफसोस कि वो बेचारी मरी हुई पैदा हुई। उसके पति मोहम्मद ने उसको बार बार समझाया कि मरे हुए बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन नवल मानने को तैयार नहीं होती। उसको लगता है कि मेरी बच्ची जिंदा पैदा हुई थी और पता नहीं किसने उसको मार दिया। इसी सदमे में दोस्तों वो हमेशा रहती है, और जब भी मोहम्मद उसको समझाने की कोशिश करता तो नवल उसी पर भड़क जाती। इस तरह कई बार उसने मोहम्मद को मारने की भी कोशिश की कि तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। इसलिए परेशान होकर मोहम्मद ने डिवोर्स का फैसला लिया और दोनों का डिवोर्स हो गया। तभी से वो अकेली रहती है। अपने परिवार पर वैसे बोझ नहीं बनना चाहती, तो वो वापस भी नहीं जा रही उनके पास। इसी शहर में वो एक पुलिस स्टेशन में काम करती है, तो वहाँ पर फाइल बनाना, फाइल को स्कैन करना, ये सब काम होता है उसका। उसके स्टेशन में आरिफ नाम का एक ऑफिसर आता है जो नवल को अपनी बेटी की तरह मानता है दोस्तों। और नवल ने तो आरिफ को भी आदत लगा दी है कि क्राइम पॉडकास्ट सुनो। वो भी सुनता है बढ़िया तरीके से। तो जब स्टेशन में ज्यादा काम नहीं होता तो दोनों यही सब डिस्कस करते रहते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में कॉल आती है कि रेगिस्तान के अंदर एक लड़की की लाश मिली। अब नवल कोई ऑफिसर तो नहीं है, लेकिन हालांकि लाश लड़की की थी तो मर्द ऑफिसर उसको अच्छे से चेक नहीं कर सकते, इसलिए आरिफ नवल को अपने साथ लेके जाता है क्राइम स्पॉट पे। सारे पुलिस वाले वहां पर आते हैं, लाश की जांच की जाती है, और नवल लाश को जब चेक करती है तो उसने ऑल गर्ल स्कूल का यूनिफॉर्म पहना होता है, मतलब उस लड़की ने जो मरी हुई है। और लाश की हालत देखकर कंफर्म नहीं कर पाते कि क्या है ये, मतलब कौन है। ऐसा लग रहा है कि शायद एक्सीडेंट का मामला होगा, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है, लेकिन यहाँ रेगिस्तान में एक्सीडेंट कौन कर सकता है। और अब पुलिस ऑफिसर्स एक टीम तैयार करते हैं ताकि पहले तो इस लाश की जान पहचान हो सके। कुछ ऑफिसर कहते हैं कि शायद रात को रेसिंग कर रहे होंगे और किसी ने टक्कर मार दी होगी, हो सकता है। और फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने इसको कहीं और मारा हो और यहाँ पे लाके फेंक दिया हो। तो दूसरा ऑफिसर कहता है कि ये भी हो सकता है कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा हो और लड़के ने कुछ इसके साथ अनसंट कर दिया हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो ये बहुत ही आम हो रखा है ना। लेकिन अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी मिसिंग रिपोर्ट या कुछ ऐसा दर्ज नहीं हुआ था। लाश की भी कोई पहचान नहीं है फिलहाल। अब इस केस की जिम्मेदारी अली नाम के ऑफिसर को दी जाती है। पुलिस वाले तो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब से दोस्तों नवल को लाश दिखी है ना, उसको बहुत ही बुरे बुरे सपने आते हैं। वो यही सोचने लग जाती है कि मेरी बेटी को भी मार दिया गया था और ये लड़की भी किसी की बेटी है, कम से कम मैं इस लड़की को इंसाफ तो दिलाऊं। इस तरह वो अपने मन में इस बात को बैठा देती है कि मुझे कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे बांध नहीं सकती अपने आप को। इसीलिए वो आरिफ से कहती है कि अगर लड़की की पहचान नहीं हुई तो क्या करेंगे, कुछ आइडिया है। आरिफ कहता है कि 2 हफ्ते इंतजार करेंगे, फिर अनजान लाश की तरह दफना देंगे, उसके बाद चलता रहेगा केस। धीरे धीरे जांच होगी जब तक अपराधी पकड़ नहीं जाता। कुछ देर के बाद नवल उसी ऑल गर्ल स्कूल पे जाती है ताकि टीचर से पूछ सके कि क्या यहाँ की कोई बच्ची लापता हुई है या अचानक स्कूल आना किसी ने बंद कर दिया है। तो टीचर कहती है कि लड़कियां कभी कभी ऐसे स्कूल को छोड़ देती हैं, तो कभी घर वाले शादी करा देते हैं। अब सभी के अलग अलग किस्से होते हैं, इसलिए हमारे पास तो सभी की डिटेल्स नहीं है। वैसे हम भी तो बिजी रहते हैं अपने काम में, आपकी मदद नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जानकारी चाहिए हो तो पुलिस लेटर लेकर आना, फिर हम मदद कर पाएंगे। इसीलिए नवल तो चली जाती है। अब दोस्तों नवल अपनी माँ के घर उनसे मिलने के लिए आती है। माँ का तो अभी भी वही कहना होता है कि बेटा हमारे साथ रह लो, क्यों छोटी मोटी नौकरी कर रही हो। देखो मोहम्मद तो कहीं और शादी करने वाला है, तुम क्यों नहीं कर लेती, पूरी जिंदगी बची हुई है तुम्हारी अभी भी। लेकिन नवल अभी इन सब बातों पे फोकस नहीं करना चाहती, इसलिए वो चली जाती है। लेकिन अपनी बच्ची और उस लाश वाली लड़की के बुरे सपने उसको आना बंद नहीं होते। वो शांत नहीं रह पाती, इसीलिए वो अगले दिन वापस उसी स्कूल में जाती है और इस बार सीधे प्रिंसिपल से बात करती है। लेकिन प्रिंसिपल का भी वही कहना होता है कि ऐसे मदद नहीं कर पाएंगे, आप पहले पुलिस लेटर लेकर आ जाओ, फिर आपकी मदद करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। इसीलिए फिलहाल नवल चली जाती है। वो लेटर तो नहीं ला पाती,
क्योंकि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है और ना ही वो इस केस का हिस्सा है, इसीलिए लेटर तो उसको नहीं मिल सकता। तो नवल जैसे वहाँ से जा रही होती है उसको 2 बच्ची नजर आती हैं जो दोनों आपस में कुछ बातें कर रही होती हैं। एक लड़की का नाम है जूड और दूसरी का डानिया। तो जैसे नवल उनसे बात करने की कोशिश करती है, जूड सीधे मना कर देती कि मैंने सुना तुम उस मरी हुई बच्ची के बारे में पूछने आई हो, है ना, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। जूड ने तो इस तरह साफ मना कर दिया था, लेकिन डानिया बहुत ही अच्छे से बात करती है नवल से। अब यहाँ पे नवल को लग रहा है कि शायद मरी हुई बच्ची की जानकारी ये मुझे बता दें तो मजा आ जाएगा। लेकिन तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आकर नवल से कह देती है कि अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हैं आप, जाओ ना यहाँ से। नवल दोस्तों जाती तो है लेकिन अपना फोन नंबर चुपके से डानिया को दे देती है। इसके बाद वो जैसे घर पहुंचती है तो डानिया ने नवल को एक वीडियो सेंड किया होता है जिसमें डानिया, जूड और वो स्टूडेंट भी होती है जो मर गई। मतलब ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। नवल फिर बाकी ऑफिसर्स को भी वो वीडियो दिखाती है कि मैं उस लड़की के दोस्तों से मिली, शायद उनके जरिए हमें कुछ पता चल जाए। लेकिन अली और आरिफ कहते हैं कि काम तो अच्छा किया तुमने, लेकिन ऐसा मत करना आइंदा, तुम्हें परमिशन नहीं है इस काम की, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगी। पर नवल कहाँ सुनने वाली थी दोस्तों। वो उसी रात वीडियो में जो जगह दिख रही थी ना वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ उसको आती है डानिया नजर। अभी जूड नहीं थी वहाँ पे। तो नवल डानिया से खुल के बातें करते हुए कहती है कि देखो मुझे बता दो उस लड़की के साथ हुआ क्या था, उसका नाम क्या था, किस फैमिली से आती है, और अगर नहीं बताओगे तो अनजान लाश बनकर वो रह जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा उस बेचारी का। इस पर डानिया कहती है कि मैं बताऊंगी तुम्हें, उस लड़की का नाम अमल था। अब कंफर्म तो नहीं कह सकती, लेकिन तुम जानती हो यहाँ लड़कियों को आजादी नहीं मिलती है, लेकिन लड़कियां फिर भी आजादी हासिल करना चाहती हैं, इसीलिए वो अलग अलग काम करती हैं। समझ सकती हो मैं बॉयफ्रेंड वगैरह की बात कर रही हूँ। उसका शायद कोई बॉयफ्रेंड था, हो सकता है उसी ने मार दिया हो उसको, या बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर लड़की के घर वालों ने ही मार दिया हो। अब सच्चाई क्या है वो तो पुलिस पता लगाएगी। देखो मैं तो इतना ही जानती हूँ। इस तरह डानिया उसको सारी चीजें बता देती है जो भी उसे पता थी। अगले दिन नवल फिर एक बार स्कूल आती है ताकि वहाँ से अमल का एड्रेस हासिल कर पाए, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई उसकी मदद नहीं करता। पर अमल की क्लास टीचर चुपके से नवल को इतना तो बता देती है कि अमल इस एरिया में रहती है। अब क्योंकि अमल हमेशा गाड़ी से आया जाया करती थी तो टीचर को पूरा एड्रेस नहीं मालूम था, बस एरिया मालूम होता है। तो जैसे नवल उस एरिया में जाती है दोस्तों, उसको एक बंदा नजर आता है, उसका नाम है मिशाल। और नोटिस करने वाली बात ये होती है कि मिशाल अलग अलग जगह पर ग्राफिटी बना रहा होता है अरेबिक वर्ड्स की, जिसका मतलब है मैं ऊपर वाले से माफी मांगता हूँ अपनी गलतियों के लिए। अब ये देखकर नवल को थोड़ा अजीब लगता है कि ये हर जगह पर ऐसे ग्राफिटी क्यों बना रहा है। वो मिशाल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर अली आकर उसको लेके जाता है कि कितनी बार समझाया है तुम्हें, ये काम तुम्हारा नहीं है, क्यों जबरदस्ती इन्वेस्टिगेशन में घुस रही हो। तो नवल कहती है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो ना, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन आरिफ यहाँ नवल से कह देता है कि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, शायद कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं सत्या में जो नहीं चाहते उनका नाम आगे आए, इसीलिए एक्सीडेंट के हिसाब से केस को जल्दी क्लोज करने को कहा गया है, और तुम जबरदस्ती कुछ करोगी तो मुसीबत में पड़ जाओगी। लेकिन दोस्तों नवल फिर भी शांत नहीं बैठती। वो नहीं चाहती कि अमल को अनजान लाश की तरह दफनाया जाए। वो चाहती है कि भले ही अगर एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन फिर भी इसका परिवार सामने आए और इसकी इज्जत से जो भी इनका आखिरी कार्यक्रम होता है वो करा जाए। अब नवल पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। उससे पूछने पर भी यही पता चलता है कि शरीर पर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं है, एक्सीडेंट के चलते ही अमल की जान गई है। लेकिन क्या वो सच में एक्सीडेंट था या फिर जानबूझ के मारा गया था, ये कोई नहीं जानता। अब नवल चुपके से अमल की सारी चीजों की फोटोज निकाल लेती है और घर आकर उनको बहुत ही अच्छे से देखने लगती है। तब उसको अमल के हिजाब पर कंपनी का नाम लिखा मिलता है जिसने उसको बनाया था। तो नवल उसी कंपनी में कॉल लगाकर कह देती है कि क्या अमल के नाम से कुछ आपके पास मौजूद है। तो सामने से जवाब आता है कि 15 दिन से एक हिजाब रखा हुआ है, फोन किया था लेकिन कोई लेने के लिए आया नहीं। तो नवल कहती है कि जिस नंबर पर फोन किया था वो नंबर दे दो प्लीज। इस तरह नवल को अमल के घर का फोन नंबर मिल जाता है और वो उसी नंबर पर कॉल लगाकर कह देती है आपका हिजाब कब से रखा हुआ है, आप कल आकर ले जाओ वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। ये सुनकर अमल के घर वाले डर जाते हैं और कहते हैं कि कल आ जाएंगे। अब दोस्तों बस नवल ये देखना चाहती है कि अमल के परिवार वाले हैं कौन, इसलिए तो उसने ऐसा किया। तो कल के दिन वो भी हिजाब लगाकर दुकान पर पहुंच जाती है और तब वहां पे आती है स्कूल की प्रिंसिपल जूड के साथ। और यहाँ नवल को पता चलता है कि प्रिंसिपल और जूड माँ बेटी है और अमल भी प्रिंसिपल की दूसरी बेटी थी जो मर चुकी है, लेकिन फिर भी घर वाले कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे। नवल यहाँ से प्रिंसिपल का पीछा करती है और पीछा करते करते वो उसके घर पहुंच जाती है। वहां आकर वो प्रिंसिपल से कहती है कि मुझे आपकी दोनों बेटियों से बात करनी थी, करवा सकती हो क्या। तो प्रिंसिपल कहती है कि आपको कैसे पता मेरी 2 बेटी है। अब यहाँ प्रिंसिपल घबरा जाती है और वो नवल को वहां से भेज देती है कि अभी नहीं, मैं बिजी हूँ, और वैसे भी पुलिस को भेजिए, मैं ऐसे किसी को बताऊंगी नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल को पता है दोस्तों पुलिस तो आएगी नहीं। तो अब यहाँ से नवल घर आकर इंस्टाग्राम पर अमल के पिता और उसके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट को चेक करती है
क्या पता कुछ हाथ लग जाए। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसको पता चलता है कि वो मिशाल जो ग्रेफिटी बना रहा था वो असल में अमल का कजन है। और ये चीज नवल के लिए बहुत होती है मिशाल पे शक करने के लिए। वो सीधे उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसको मिशाल तो नहीं, उसकी गाड़ी जरूर मिल जाती है क्योंकि मिशाल नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ था। तो नवल उसकी गाड़ी चेक करती है और जो उसको वहाँ पे मिलता है ना दोस्तों, उसके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी की सीट खून में सनी होती है और वो समझ जाती है कि मिशाल ही अमल का हत्यारा है। ये खबर वो सीधे आरिफ और अली को देकर बोल देती है। हालांकि उन लोगों ने इसको मना किया था, वार्निंग दी थी कि इस केस में दोबारा ना पढ़ो, लेकिन फिर भी इतना सबूत इकट्ठा कर लिया है नवल ने, तो उन लोगों को भी जाना पड़ता है चेक करने के लिए। अब वो जैसी गाड़ी के पास आते हैं उनको भी खून नजर आता है, लेकिन मिशाल अभी भी वहाँ पे नहीं होता। तभी नवल की नजर जाती मिशाल पर और वो तुरंत पुलिस को देखकर भागने लग जाता है। और फिर नवल तो उसके पीछे पीछे जाती है पता है। और थोड़ी दूर आने के बाद वो देखती है कि मिशाल ने खुद पे बंदूक तानी हुई है और वो खुद की जान देना चाहता है। तो नवल कहती है ये क्या कर रहे हो, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है और क्या किया तुमने अमल के साथ। तो मिशाल कहता है कि हम दोनों ने पूरा बचपन एक साथ गुजारा है। बचपन में जब मुझे चोट लगती थी वो मुझे उठाकर घर तक लेकर आई थी, लेकिन इस बार जब उसे चोट लगी मैंने उसकी लाश को वहीं पे छोड़ दिया, उसे मरने दिया मैंने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो नवल समझ जाती है कि मिशाल ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और वो उसको समझाकर उससे गन नीचे करवा देती है। मिशाल भी सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। केस हो गया सॉल्व, मिशाल ही किलर है। लेकिन रुको दोस्तों, अभी तो बहुत राज खुलने बाकी है। जेल में आते नवल को धमकी भरे कॉल्स आ जाते हैं कि तुमने मिशाल को जेल में डलवा कर अच्छा नहीं किया, वो तो छूट जाएगा लेकिन तुम पछताओगी। और नवल हैरान कि मुझे ये धमकी क्यों मिल रही है। उसे डर भी लग जाता है और डरना उसका सही भी है, क्योंकि सुबह सुबह जब वो अपनी कार के पास आती है कार पूरी तरह से जल चुकी होती है। किसी ने उसकी कार जला दी। ये देखकर वो टेंशन में, इसीलिए आरिफ उसको लेने के लिए आता है। वो नवल से कहता है कि मैंने पहले कहा था ना मत पड़ो इस केस में, अच्छा हुआ भी कार जलाई, पता नहीं आगे क्या होगा। क्योंकि अब जब तुम्हें पता है कि अमल किस फैमिली की थी तो क्या पता ये उसकी फैमिली ही करवा रही हो। और अभी भी उसकी फैमिली लाश को क्लेम करने के लिए तैयार नहीं है। उनके घर में बेटी मरी है और तुमने कहा था ना बॉयफ्रेंड का चक्कर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से फैमिली वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए अमल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो अब बताओ हम ही क्या करें जब घर वाले ही नहीं मान रहे। लाश क्लेम नहीं होगी तो केस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन नवल कहती मैं घर वालों को मना लूंगी ताकि वो अमल को एक्सेप्ट करे और उसका आखिरी कार्यक्रम अच्छे से करे, मुझे बस मौका दीजिए। तो नवल मिशाल के पास आकर कहती थी कि सच बताओ, क्या सच में तुमने अमल को मारा? क्योंकि तुम्हारी जमानत होने वाली है, तुम्हारे घर वालों ने जमानत की बात कर ली है। अगर तुम्हें जमानत मिली तो अमल को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, वो हमेशा एक अनजान लाश बन के दफन हो जाएगी। तुम यही चाहते हो क्या? और ये सुनकर मिशाल कहता है कि बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी वो, जब मैं पहुंचा तो वो खून में सनी हुई थी। मैं बचा सकता था उसको लेकिन नहीं बचा सका, क्योंकि परिवार वालों ने लाश ठिकाने लगाने कहा तो मैंने उसकी लाश को रेगिस्तान में फेंक दिया। अब ये सुनकर नवल समझ जाती कि मिशाल ने सच में अमल को नहीं मारा। लेकिन अब अमल को मारा तो मारा किसने, ये बात सिर्फ झूठ ही बता सकती है, क्योंकि वो तो कुछ छिपा रही है पक्का। इसीलिए नवल उससे मिलने के लिए जाती, यानी कि झूठ से। वो कहती कि देखो मैं जानती हूँ तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम बता नहीं रही हो, पर ये राज ज्यादा टाइम तक दबा के नहीं रख पाओगी, इसलिए मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब जाकर झूठ बताने को तैयार हो जाती है। वो कहती है कि अमल नोहा नाम के किसी बंदे से ऑनलाइन बात करती थी और उसी ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। अमल की कहीं और शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं थी, उसको जिंदगी जीना था, इसीलिए वो मजे करने नोहा के पास गई और मैं वहीं दूर गाड़ी लेकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी मैंने एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनी और ये टक्कर अमल को लगी थी किसी ने जानबूझ के उसका एक्सीडेंट कर दिया। मैं डर गई। मैंने फिर मिशाल को बुलाया ताकि वो अमल को बचा पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और फिर हमारी फैमिली नहीं चाहती थी कि अमल की ये बॉयफ्रेंड वाली हरकत किसी को पता चले, इसीलिए उन्होंने मिशाल के हाथों जब अमल मर गई तो रेगिस्तान में फेंकवा दिया। मिशाल ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे ये करना पड़ा। ये सुनकर नवल झूठ से एक पेपर साइन करवाती है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अमल की एक्सीडेंट के चलते जान गई, और कुछ और चीजें भी लिखी होती हैं जो सच हुआ था, इसलिए झूठ पेपर पे साइन कर देती है। इसके बाद नवल जाती है अमल की माँ से मिलने और उससे कहती है कि मैंने भी अपनी बेटी को खोया है, मुझे पता है कि बेटी के जाने का दर्द कैसे होता है, लेकिन अगर मेरी खुद की बेटी अनजान लाश की तरह दफन हो तो ये मुझसे कभी तो बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए आपको अमल को एक्सेप्ट करना ही होगा। केस वैसे भी एक्सीडेंट के हिसाब से क्लोज हो गया है, तो अब आप उसको एक्सेप्ट करके पूरे रीति रिवाज के साथ अमल को विदा कर सकती हो। ये सुनकर अमल की माँ लाश एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद अमल का आखिरी वो कार्यक्रम होता है दोस्तों, जो भी इनके धर्म वगैरह के अकॉर्डिंग होता होगा। अब यहाँ जनाजे के बाद आरिफ मिशाल से मिलता है, जो कि रिहा हो चुका है, क्योंकि केस तो एक्सीडेंट का है और लाश भी क्लेम हो गई है फैमिली के द्वारा। तो आरिफ उससे कहता है कि वैसे मैंने सुना अमल की किसी से शादी होने वाली थी, कौन था वो इंसान? मिशाल कहता है कि उसका नाम मोहम्मद है, उसकी दूसरी शादी थी। और इसके बाद आरिफ पुलिस स्टेशन वापस आता है, जहां उसको नवल कहीं नजर नहीं आती। आरिफ झूठ से फोन करके कहता है कि तुमने जो पेपर पर साइन किया था सब सही है ना?
तो जूड कहती कि मैंने तो नवल से कहा था कि मैंने वो गाड़ी देखी है जिसने अमल को टक्कर मारी थी, लेकिन नवल ने पेपर पर ऐसा लिखा कि मैंने वो गाड़ी नहीं देखी ताकि ये केस एक्सीडेंट में चला जाए, जबकि नवल को ये बात लिखनी चाहिए थी पेपर पर। मेरे ख्याल से वो इस केस को एक्सीडेंट का बनाना चाह रही थी, जबकि मेरे ख्याल से वो सिल्वर कलर की हुंडई कार थी जिसे एक महिला चला रही थी, उसी ने टक्कर मारी थी अमल को। लेकिन नवल ने कहा परिवार की इज्जत बचानी है तो एक्सीडेंट का ही नाम देना होगा। ओह दोस्तों, तब आरिफ नवल की जली हुई कार देखता है और वो सिल्वर कलर की हुंडई ही होती है, और सीसीटीवी में जो इंसान कैद हुआ था कार जलाते हुए उसके जूते नवल से मैच कर रहे होते हैं। मतलब नवल ने ही अपनी कार जला दी। पुलिस स्टेशन से अमल की केस की सारी फाइल्स गायब होती हैं। नवल का फोन लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि नवल बहुत ही दूर जा चुकी थी। और यहाँ पे खुलता है मूवी का सबसे क्लाइमेक्स ट्विस्ट। असल में अमल को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि नवल खुद थी। और जब उसको पता चला कि मोहम्मद दूसरी शादी कर रहा है अमल के साथ, तो उसने प्लान बनाया, लड़का बनकर अमल को मैसेज किया और उसको प्यार में फंसाकर मिलने बुलाया और एक्सीडेंट करके उसकी हत्या कर दी। नवल पहले से जानती थी कि अमल किसकी फैमिली से आती है, उनके लिए इज्जत ही सब कुछ है, इसीलिए उसने जानबूझकर बॉयफ्रेंड वाला खेल खेला ताकि मरने के बाद भी फैमिली वाले केस की गहराई को जांच ना करवाए। नवल का प्लान सफल रहा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना बड़ा खेल खेल लिया उसने, किसी को पता नहीं चला। इसलिए दोस्तों नवल ने पहले सभी का भरोसा जीता, अली, आरिफ, सभी का, जूड का, उसकी फैमिली का, और जूड और अमल के परिवार वालों को मजबूर किया कि इस केस को दबा दो, तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, इसको एक्सीडेंट मान लो। और फिर फैमिली वालों ने भी वही करा, लेकिन उसने उस तरीके से बोला कि सभी कन्विंस हो जाए। तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई नवल के ऊपर शक करे, यार हम भी नहीं कर पाए। और अपने प्लान को सफल करने के लिए उसने खुद इन्वेस्टिगेशन करी। और जब तक आरिफ को एहसास हुआ सारी फाइल्स को लेकर नवल बहुत ही दूर जा चुकी होती है, केस भी खत्म, वो भी फरार। बड़ी खतरनाक लड़की है यार, क्या मास्टरमाइंड थी। हम तो मोहम्मद को देखे भी नहीं, क्या पता उसको भी नवल ने टपका दिया हो, क्योंकि अमल के जनाजे में भी वो नहीं आया। ये तो सिर्फ हमारा कहना है दोस्तों, लेकिन सिर्फ दूसरी शादी का सुनकर नवल अमल की जान ले सकती है, तो मोहम्मद को मारना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी ना। उम्मीद है आपको मूवी समझ में आ गई होगी, मजा आया होगा आखिरी में। वैसे मूवी में ऑलरेडी कुछ कमियां थी, कई चीजों को ठीक से दिखाया नहीं गया, अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता था, इसलिए सिंपल स्टोरी कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगने लगी। खैर एंडिंग ट्विस्ट में बहुत बढ़िया हो गया, मूवी में जान डाल दी उसने। तब तक मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, और स्क्रीन पर दिख रही ये वीडियो जरूर देखेगा, मजा आ जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।